कहानी की शुरुआत एक अनाथालय से होती है जहां कई अनाथ बच्चे रहा करते थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सोफी था। सोफी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी क्योंकि उसे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी। जब पूरा अनाथालय गहरी नींद में सो जाता तब सोफी जागती रहती, किताबें पढ़ती और खिड़की से बाहर की शांत सड़कों को देखा करती। सोफी ने कई बार सुना था कि आधी रात के बाद, खासकर रात के 3 बजे, एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी क्रिएचर शहर में आता है। कहा जाता था कि वह इतना चुपचाप चलता है कि किसी को उसकी आहट तक नहीं होती और जो भी उसे देख लेता है वह फिर कभी नजर नहीं आता। लेकिन आज तक किसी ने उसे सच में देखा नहीं था। उस रात भी सोफी अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सोफी खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। उसी वक्त गली में बिल्लियों की वजह से एक डस्टबिन नीचे गिर जाता है। सोफी पहले तो इसे एक आम आवाज समझती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। ये देखकर सोफी की सांसें थम जाती हैं। वह समझ जाती है कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी दैत्य है जिसके बारे में वह अब तक सिर्फ कहानियां सुनती आई थी। डर के मारे सोफी कोई आवाज नहीं करती, लेकिन तभी उस दैत्य की नजर सीधे सोफी पर पड़ जाती है। सोफी घबराकर तुरंत वापस अपने बिस्तर में भागती है और कंबल के अंदर छिप जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर वही विशाल दैत्य दिखाई देता है। वह अपना बड़ा सा हाथ अंदर डालता है और सोफी को उसके कंबल समेत उठाकर वहां से ले जाता है। अब दैत्य बड़ी सावधानी से शहर की गलियों से गुजरता है। वह हर कदम बहुत संभल कर रखता है ताकि कोई इंसान उसे देख न सके, और देखते ही देखते सोफी को लेकर इंसानों की दुनिया से बहुत दूर निकल जाता है। दैत्य देश, यही वह जगह थी जहां इंसानों से कई गुना बड़े दैत्य रहते थे। दैत्य सोफी को अपनी गुफा जैसे घर में लेकर आता है। वहां पहुंचकर वह सोफी को एक ऊंची जगह पर रख देता है ताकि वह आसानी से भाग न सके। लेकिन सोफी कोई साधारण लड़की नहीं थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वह सोचती है कि अगर किसी तरह वह खिड़की तक पहुंच जाए तो शायद यहाँ से भाग सकती है। सोफी किसी तरह खिड़की तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खोलती है वहां रखी कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। आवाज सुनते ही दैत्य को पता चल जाता है कि सोफी भागने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत सोफी के पास आता है और उसे साफ साफ कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये इंसानों की दुनिया नहीं बल्कि दैत्य देश है। इसके बाद वह सोफी को अपने बड़े से बर्तन में रखकर टेबल पर ले आता है। सोफी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी वह दैत्य उसे बताता है कि उसका नाम BFZ है, यानी बिग फ्रेंडली जायंट, एक बड़ा लेकिन दोस्ताना दैत्य। तभी बाहर से दूसरे दैत्यों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। BFZ सोफी को बताता है कि इस दैत्य देश में उसके अलावा 9 और दैत्य रहते हैं और वे सभी उससे कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और खतरनाक हैं। ये सुनते ही सोफी का डर और बढ़ जाता है। वह कांपती हुई BFZ से कहती है, प्लीज आप मुझे मत खाना। लेकिन BFZ उसे शांत करते हुए कहता है कि वह उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह बाकी दैत्यों जैसा नहीं है। वह एक अच्छा दैत्य है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मांस नहीं खाता बल्कि सिर्फ एक बदबूदार कड़वी सब्जी खाकर जिंदा रहता है। अब सोफी थोड़ा संभलती है और उससे पूछती है, अगर आप मुझे खाना नहीं चाहते तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं तो अनाथालय में रहती थी। BFZ उससे पूछता है, क्या तुम वहाँ खुश थी? सोफी बताती है कि वह अनाथालय में बिल्कुल खुश नहीं थी। वहाँ की मैट्रन बहुत सख्त और बेरहम थी। इसके बाद सोफी BFZ से पूछती है कि क्या बाकी दैत्य भी उसकी तरह अच्छे हैं? BFZ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताता है कि बाकी दैत्य बहुत खतरनाक और आदमखोर है। वे इंसानों को खाना समझते हैं। सोफी फिर उससे पूछती है कि अगर यहाँ इतना खतरा है तो वह उसे लेकर आया ही क्यों? तब BFZ उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है कि सोफी ने उसे इंसानों की दुनिया में देख लिया था। अगर वह उसे वहीं छोड़ देता तो सोफी सबको बता देती कि उसने एक असली दैत्य देखा है। फिर यह बात रानी तक पहुंचती और रानी अपनी पूरी सेना के साथ दैत्य देश पर हमला कर सकती थी। अब सोफी को यकीन होने लगता है कि BFZ उसे नहीं खाएगा। उसका डर थोड़ा कम हो जाता है और वह पहले से ज्यादा हिम्मत दिखाने लगती है। इसके बाद BFZ सोफी को सख्त चेतावनी देता है कि वह कभी भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश न करे क्योंकि बाहर घूमने वाले बाकी दैत्य बेहद खतरनाक और आदमखोर है। अगर उनमें से किसी ने भी सोफी को देख लिया तो वह उसे जिदा निगल जाएंगे। BFZ साफ कह देता है कि अब सोफी को हमेशा यही रहना होगा। उसकी बात सुनकर सोफी परेशान हो जाती है, लेकिन BFZ के चेहरे पर भी एक अलग ही डर नजर आ रहा था। कुछ देर बाद BFZ सोफी को एक बड़े से बैरल में सुला देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जैसे ही सोफी सो जाती है
बीएफजी चुपचाप वहां से निकलता है और एक झरने के पीछे छिपे रास्ते से होते हुए अपने गुप्त कमरे में पहुंचता है। ये कमरा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई बोतलें रखी थीं, लेकिन ये कोई साधारण बोतलें नहीं थीं। इन बोतलों के अंदर अलग अलग तरह के सपने कैद थे, जिन्हें बीएफजी पकड़ कर लाता था और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को देता था। इसी दौरान बीएफजी एक लाल रंग की बोतल निकालता है और उस सपने पर कुछ अजीब सा काम करने लगता है। उधर सोफी अचानक नींद से जाग जाती है। वह देखती है कि बीएफजी नीचे गहरी नींद में सो रहा है और उसके जोरदार खर्राटों से पूरा कमरा हिल रहा है। सोफी को लगता है कि भागने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे उठती है। किसी तरह वह खिड़की खोलने में कामयाब हो जाती है और नंगे पांव बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही जमीन के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर आता है और सोफी को ऐसे उठा लेता है जैसे कोई छोटा सा चूजा हो। सोफी डर के मारे चीखने लगती है और बीएफजी की गुफा की तरफ देखते हुए मदद मांगती है, लेकिन इस बार बीएफजी उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप गुफा का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले ही पल वह भयानक दैत्य सोफी को अपने मुंह के करीब लाता है और उसे निगल जाता है। तभी सोफी जोरदार चीख के साथ नींद से जाग जाती है। असल में यह सब सच नहीं था, बल्कि एक डरावना सपना था। बीएफजी ने खुद यह सपना सोफी के लिए बनाया था ताकि वह समझ सके कि गुफा के बाहर की दुनिया सच में कितनी खतरनाक है। इसी बीच सोफी की नजर बीएफजी के बनाए एक अजीब से जूस पर पड़ती है। बीएफजी उसे बताता है कि इस जूस का नाम फ्रॉब्सकॉटल है। ये कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि दैत्यों की दुनिया की सबसे अजीब चीजों में से एक थी। सोफी को फ्रॉब्सकॉटल देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी ड्रिंक के बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं और उसे पीने के बाद डकार आती है, लेकिन इस जूस में बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रहे थे। उसे इस अजीब जूस की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। अचानक चिंगारियों और बिजली जैसी आवाजों के साथ एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज जाती है। इस शोर को सुनकर वहां एक बेहद खतरनाक दैत्य आ जाता है। वह बाकी आदमखोर दैत्यों से भी ज्यादा डरावना था और उन सभी 9 दैत्यों का सरदार था। उसका नाम था फ्लैश लम्पीटर। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह दूर से ही इंसान की मौजूदगी भांप सकता था। फ्लैश लम्पीटर जैसे ही गुफा में आता है, उसे तुरंत इंसान की खुशबू महसूस होने लगती है। सोफी उसे देखकर डर के मारे पीछे छिप जाती है, लेकिन फ्लैश लम्पीटर को यकीन हो जाता है कि यहाँ कहीं न कहीं कोई इंसान जरूर मौजूद है। डर के मारे सोफी जल्दी से उस बदबूदार कड़वी सब्जी के अंदर छिप जाती है जिसे बीएफजी मजबूरी में खाया करता था। लेकिन जैसे ही वह उस सब्जी को सूंघता है, उसे उसमें इंसान जैसी खुशबू आने लगती है, इसलिए वह उसी बदबूदार कड़वी सब्जी को खाने लगता है। तभी अचानक सोफी का पैर बाहर दिख जाता है और बीएफजी समझ जाता है कि सोफी उसी सब्जी के अंदर फंसी हुई है। बीएफजी बिना घबराए चालाकी से फ्लैश लम्पीटर को रोक लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसे सब्जियों से नफरत है और वह सिर्फ मांस खाने वाला दैत्य है। यह सुनते ही फ्लैश लम्पीटर गुस्से में उस सब्जी को फेंक देता है और फ्रॉब्सकॉटल उठाकर गुफा से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही बीएफजी तुरंत सोफी को बाहर निकालता है। बीएफजी वहां सोफी को नहलाता है, उसे सुखाता है और पहनने के लिए साफ कपड़े देता है। फिर वह उसके लिए पेड़ के अंदर एक छोटा सा आरामदायक बिस्तर तैयार करता है। साथ ही उसके पास उसकी किताब और चश्मा भी रख देता है ताकि सोफी को थोड़ा अपनापन महसूस हो। इसके बाद बीएफजी उससे कहता है कि अब उसे काम पर जाना होगा, इसलिए सोफी को यहीं सुरक्षित रहना पड़ेगा। सोफी ये सुनकर उससे पूछती है, आप आखिर काम क्या करते हैं? बीएफजी सोफी को बताता है कि उसका काम बहुत अलग है। वह दूर दूर जाकर सपने पकड़ता है और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने देता है। ये सुनते ही सोफी की आंखों में क्यूरियोसिटी आ जाती है। वह भी बीएफजी के साथ जाने की जिद करने लगती है। पहले तो बीएफजी उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि बाहर हर तरफ आदमखोर दैत्यों का खतरा था। लेकिन सोफी उससे कहती है कि वह भी उसकी तरह अकेली है। वह एक अनाथ लड़की है जिसका कोई अपना नहीं है। बीएफजी का दिल पिघल जाता है। वह सोफी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे समझाता है कि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। उन्हें रास्ते में सोए हुए आदमखोर दैत्यों के बीच से चुपचाप निकलना होगा और सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा। सोफी के साथ यह काम और भी मुश्किल था, क्योंकि जरा सी आवाज भी उन दैत्यों को जगा सकती थी। इसके बाद बीएफजी बहुत धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एक दैत्य सो रहा होता है जिसे अचानक छींक आने वाली होती है। अगर वह छींक देता तो बाकी सारे दैत्य भी जाग जाते, इसलिए बीएफजी बड़ी अजीब और मजेदार तरीके से उसकी छींक रोक देता है। आगे एक कौवा आवाज करने वाला होता है तो
तो बीएफजी जल्दी से उसकी चोंच भी दबा देता है ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। किसी तरह वह सोफी को लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक खूंखार दैत्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वह दैत्य बीएफजी को पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है। यह देखकर सोफी डर के मारे पास खड़ी एक कार में जाकर छिप जाती है। कुछ ही पलों में बाकी सारे दैत्य भी जाग जाते हैं। अब उनका सरदार फ्लैशलम पीटर बीएफजी को परेशान करने के लिए एक खतरनाक खेल खेलने की सोचता है। एक दैत्य बीएफजी को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, जबकि दूसरा दैत्य सामने वाली पहाड़ी पर 2 गाड़ियों को लेकर खड़ा हो जाता है। उन्हीं गाड़ियों में से एक के अंदर सोफी छिपी हुई थी। इसके बाद वे दैत्य गाड़ियों को आपस में टकराने का खेल शुरू कर देते हैं। टक्कर बस होने ही वाली थी कि सोफी अपनी हिम्मत जुटाती है और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है। गाड़ी रास्ता बदल लेती है और उसकी वजह से एक दैत्य बुरी तरह नीचे गिर जाता है। सोफी किसी तरह बच जाती है, लेकिन दैत्यों को यह सब देखकर और भी मजा आने लगता है। अब वे बीएफजी को रेत की बोरी की तरह इधर उधर उछालने लगते हैं। बीएफजी कमजोर था, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। सोफी यह सब देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अजीब बात यह थी कि जो दैत्य किसी इंसान, जानवर या खतरे से नहीं डरते थे, वे बारिश से बुरी तरह घबरा जाते हैं। कोई अपने छोटे से छाते के नीचे छिपने लगता है, तो कोई पेड़ उखाड़कर उसे अपने ऊपर ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। कुछ ही देर में सारे दैत्य बारिश से बचने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन बीएफजी बारिश से बिल्कुल नहीं डरता था। उसके लिए यही मौका था। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से सोफी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी गलती हो चुकी थी। सोफी का कंबल वहीं छूट गया था। बाद में जब दैत्य उस कंबल को सूंघते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यह किसी इंसान का है, यानी अब सोफी का राज ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। दूसरी तरफ सोफी बीएफजी से कहती है कि आपको उन दैत्यों को अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन बीएफजी उदास होकर बताता है कि वह यहाँ 9 आदमखोर दैत्यों के बीच अकेला रहता है। वे दैत्य इंसानों की खुशियां छीनते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं और वह चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाता। इसके बाद बीएफजी सोफी को पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि सपनों का देश था। वहां एक विशाल पेड़ था जिसके आसपास का माहौल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। बीएफजी सोफी को बताता है कि उसे दुनिया की हर छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि वह बूंदों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और चींटियों की हलचल भी सुन सकता है। लेकिन उसे सबसे प्यारी आवाज पेड़ पौधों की लगती है, क्योंकि वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें कोई आम इंसान कभी नहीं सुन पाता। फिर सोफी एक तालाब के पास जाती है। जैसे ही वह पानी में झांकती है, उसे उसके रिफ्लेक्शन में एक बेहद खूबसूरत और जादुई दुनिया दिखाई देती है। तभी बीएफजी उस तालाब में कूद जाता है और सीधे सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी ये देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वह भी तालाब में कूद जाती है। अब दोनों सपनों की दुनिया में होते हैं। बीएफजी सोफी को बताता है कि यही वह जगह है जहां से सभी सपनों की शुरुआत होती है। उस विशाल पेड़ पर अलग अलग तरह के सपने बन रहे होते हैं। हर सपना अपने अंदर एक अलग कहानी, अलग एहसास और अलग आवाज लिए होता है। बीएफजी बताता है कि ये सपने उससे बातें करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे अच्छे सपने हैं या बुरे, किस बच्चे के लिए बने हैं और उनमें कौन सी भावना छिपी है। इसके बाद बीएफजी एक सपना पकड़ने की कोशिश करता है। सोफी उसे बताती है कि सपना किस तरफ जा रहा है, लेकिन वह सपना बीएफजी के पास आने के बजाय सीधे सोफी के पास चला जाता है। बीएफजी उसे पकड़ लेता है और फिर प्यार से सोफी को देता है। वह बताता है कि यह एक बहुत ही मुलायम और खूबसूरत सपना है। फिर वह उसे सावधानी से एक बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद बीएफजी सोफी से कहता है कि वह भी कुछ सपने पकड़ कर देखे। सोफी उत्साह में उन चमकते हुए सपनों के पीछे भागने लगती है और धीरे धीरे बीएफजी से काफी दूर चली जाती है। तभी वहां एक अंधेरा और डरावना सपना आता है। सोफी को उसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए वह गलती से उसी बुरे सपने को पकड़ लेती है। बीएफजी तुरंत उसके पास आता है और घबराकर कहता है कि यह कोई अच्छा सपना नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक बुरा सपना है। फिर वह उस सपने को बाकी सपनों से अलग एक खास बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद बीएफजी और सोफी तालाब के रास्ते वापस दैत्य देश में लौट आते हैं। अब बीएफजी को इंसानों की दुनिया में जाना था, क्योंकि उसका असली काम अभी बाकी था, सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने देना। सोफी भी बीएफजी के साथ इंसानों की दुनिया में आती है। दोनों छिपते छिपाते एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा होता है। सोफी बीएफजी से पूछती है कि हम इसी घर में क्यों आए हैं। तब बीएफजी उसे बताता है कि उसने इस बच्चे के दिल की आवाज सुनी थी। उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे को आज एक अच्छे सपने की जरूरत है। फिर बीएफजी सोफी से पूछता है कि बताओ, इस बच्चे को कैसा सपना देना चाहिए। सोफी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि इसे ऐसा सपना दो
जिससे यह बहुत खुश हो जाए। बीएफजी अपने बैग से एक चमकती हुई बोतल निकालता है। तभी सोफी उससे पूछती है कि क्या सपनों के बारे में उसे उसके माता पिता ने सिखाया था। यह सुनकर बीएफजी थोड़ा शांत हो जाता है और बताता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। वह कहता है कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा है जितनी शायद इस धरती की उम्र हो। इसके बाद बीएफजी अपने लंबे ट्रम्पेट की मदद से वह सपना धीरे से उस बच्चे के कमरे में फूंक देता है। सपना बच्चे के अंदर चला जाता है और कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चा नींद में ही खुशी से मुस्कुराने लगता है। ये देखकर सोफी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने देखा था कि बीएफजी का काम कितना खूबसूरत है। इसके बाद दोनों वापस दैत्य देश की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बाकी आदमखोर दैत्य दिखाई देते हैं। वे इंसानों की दुनिया में बच्चों का शिकार करने निकले थे। उन्हें देखकर बीएफजी तुरंत छिप जाता है, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेले उन सबको रोक नहीं सकता। इसी दौरान सोफी को याद आता है कि उसका कंबल उसके पास नहीं है। वह बीएफजी से कहती है कि उसका कंबल कहीं खो गया है। बीएफजी अपनी जेबें चेक करता है, लेकिन कंबल उसके पास भी नहीं होता। तब सोफी कहती है कि शायद वह कंबल दैत्य देश में ही छूट गया होगा। यह सुनते ही बीएफजी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर बाकी दैत्यों को वह कंबल मिल गया तो वे उसकी खुशबू से समझ जाएंगे कि दैत्य देश में कोई इंसान आया था, और अगर उन्हें सोफी के बारे में पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए बीएफजी एक कठिन फैसला लेता है। सोफी को बचाने के लिए वह उसे वापस उसी अनाथालय के बाहर छोड़ देता है जहां से वह उसे लेकर आया था। जब सोफी की आंख खुलती है तो वह खुद को अनाथालय के बाहर पाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन तभी छिपा हुआ बीएफजी उससे बात करता है और कहता है कि वह अपना कंबल दैत्य देश में छोड़ आई है। अब बाकी दैत्यों को उसके बारे में पता चल सकता है, इसलिए उसका बीएफजी के साथ रहना सुरक्षित नहीं है। सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सोफी बीएफजी से दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी बीएफजी उसे अपने अतीत की एक दर्दनाक बात बताता है। वह कहता है कि बहुत पहले सोफी की तरह उसका एक और इंसानी दोस्त था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और उसी ने बीएफजी को पढ़ना सिखाया था। सोफी ने जो लाल जैकेट पहनी थी वह भी उसी बच्चे की थी, लेकिन एक दिन बाकी दैत्यों को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। बीएफजी आज तक उस दर्द को भूल नहीं पाया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि सोफी के साथ भी वही हो। सोफी फिर भी हार नहीं मानती। वह कहती है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों मिलकर उन दैत्यों को रोकेंगे और उन्हें कहीं दूर भेज देंगे। लेकिन बीएफजी उसकी बात नहीं मानता। वह अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। सोफी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बीएफजी पीछे मुड़कर नहीं देखता। सोफी उदास होकर वापस अनाथालय में चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार बीएफजी की ही बातें घूम रही थीं। तभी उसे बीएफजी की एक बात याद आती है कि वह दिल की आवाज भी सुन सकता है। सोफी को यकीन हो जाता है कि बीएफजी अभी भी कहीं आसपास ही है और उसकी आवाज सुन सकता है। इसी भरोसे के साथ वह खिड़की के पास जाती है और बिना डरे नीचे छलांग लगा देती है। बीएफजी उसे गिरने से पहले ही अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब बीएफजी को भी समझ आ जाता है कि सोफी कोई आम बच्ची नहीं है। वह सच में बहादुर है और किसी खतरे से डरने वाली नहीं। इसके बाद बीएफजी सोफी को अपने साथ वापस दैत्य देश ले जाता है। वहां दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर उन आदमखोर दैत्यों को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी बाहर से दैत्यों के आने की आवाज सुनाई देती है। बीएफजी तुरंत सोफी को अपने घर के अंदर बने उसी पेड़ में छिपा देता है। कुछ ही देर में सारे दैत्य वहां पहुंच जाते हैं। बीएफजी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी फ्लैशलम पीटर सोफी का कंबल दिखाता है और कहता है कि वे यहां से तभी जाएंगे जब उस इंसान को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब सारे दैत्य उस कंबल को सूंघ सूंघ कर सोफी को ढूंढने लगते हैं। वे बीएफजी के घर का हर कोना उलट पुलट कर देते हैं। वहां रखा सामान तोड़ने लगते हैं और हर जगह इंसान की खुशबू खोजने लगते हैं। तभी दैत्यों का सरदार फ्लैशलम पीटर उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सोफी छिपी हुई थी। सोफी बड़ी मुश्किल से खुद को बचाती है और पानी के रास्ते नीचे की तरफ निकल जाती है। नीचे जाकर वह पेड़ के अंदर बने एक छोटे से कमरे में पहुंचती है। यह कमरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। वहां कई इंसानी चीजें रखी हुई थीं, किताबें, कपड़े, छोटे छोटे सामान। सोफी समझ जाती है कि यह कमरा उसी बच्चे का था जो कभी बीएफजी का दोस्त हुआ करता था। वहीं उसे एक पेंटिंग भी मिलती है। उस पेंटिंग में उस बच्चे ने खुद को और बीएफजी को साथ बनाया था। उसमें बीएफजी का मतलब बिग फ्रेंडली जायंट लिखा था। अब सोफी को समझ आता है कि बीएफजी को यह नाम उसी बच्चे ने दिया था। यह देखकर उसे एहसास होता है कि बीएफजी और वह बच्चा सच में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन तभी एक दैत्य उस कमरे की तरफ आने लगता है। सोफी जल्दी से छिप जाती है। दूसरी तरफ बीएफजी भी समझ जाता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वह सोफी को बचाने के लिए हिम्मत दिखाता है
और एक गर्म लोहे की रॉड से दैत्यों पर हमला कर देता है। BFG पहली बार उन आदमखोर दैत्यों के सामने डटकर खड़ा होता है और एक एक करके उन्हें अपने घर से बाहर भगा देता है। दैत्यों के जाने के बाद सोफी की नजर कमरे में लगी इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर पर पड़ती है। इसी तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। वह तुरंत BFG के पास जाती है और कहती है कि अगर वे अकेले इन दैत्यों को नहीं रोक सकते तो उन्हें महारानी की मदद लेनी होगी। इसके लिए सोफी BFG से एक बहुत ही डरावना सपना बनाने को कहती है। वह समझाती है कि महारानी को ऐसा सपना दिखाना होगा जिसमें वे देखें कि सारे 9 आदमखोर दैत्य इंग्लैंड में आकर बच्चों को उठा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। BFG सोफी की बात समझ जाता है। वह उस सपने में सभी दैत्यों को डालता है, बच्चों के गायब होने का डर डालता है और साथ ही महारानी की सेना को भी उस सपने का हिस्सा बना देता है ताकि रानी को पूरा खतरा साफ साफ दिखाई दे। सोफी BFG से कहती है कि इस सपने में सिर्फ दैत्य और सेना ही नहीं बल्कि उसे और BFG को भी शामिल करना होगा, क्योंकि अगर महारानी सपने में सोफी और BFG को देख लेगी तो जागने के बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। BFG सोफी की बात मानता है और सारे हिस्से जोड़कर वह सपना पूरी तरह तैयार कर देता है। इसके बाद दोनों अपने प्लान के मुताबिक छिपते छिपाते हुए महारानी के महल तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर BFG अपने लंबे ट्रम्पेट की मदद से वह डरावना सपना महारानी के कमरे में फूंक देता है। सपना महारानी के अंदर चला जाता है। यह सपना इतना डरावना था कि महारानी की नींद टूट जाती है। तभी उनकी नौकरानी मेरी भी कमरे में आ जाती है। महारानी उसे बताती है कि उन्होंने बहुत भयानक सपना देखा है जिसमें बड़े बड़े मांस खाने वाले दैत्य बच्चों को उठा रहे थे। उसी समय मेरी अखबार देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि अखबारों में सच में बच्चों के गायब होने की खबरें छपी होती हैं। ये देखकर महारानी को समझ आने लगता है कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं था। फिर महारानी को याद आता है कि उन्होंने सपने में एक छोटी लड़की को अपनी खिड़की पर बैठे देखा था। वह मेरी से पर्दे खोलने को कहती है। जैसे ही मेरी पर्दे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर खिड़की पर सच में सोफी बैठी होती है। महारानी भी यह देखकर हैरान रह जाती है। फिर महारानी सोफी से पूछती है कि क्या उसे यहाँ कोई दैत्य लेकर आया है। सोफी उन्हें बताती है कि हाँ, लेकिन वह कोई बुरा दैत्य नहीं है। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसी ने यह सपना बनाया था ताकि महारानी को खतरे के बारे में बताया जा सके। महारानी सोफी से पूछती है कि वह और उसका दोस्त यहाँ क्यों आए हैं। सोफी उन्हें याद दिलाती है कि जवाब उन्हें अपने सपने में मिल चुका है। तभी महारानी को पूरा प्लान याद आ जाता है। अब महारानी BFG को बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद सोफी बाहर खड़े BFG को आवाज देती है। पहले तो BFG बहुत डरता है क्योंकि इंसानों और सैनिकों के सामने आने का उसे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सोफी पर भरोसा करके वह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे सामने आ जाता है। BFG को देखते ही सैनिक घबरा जाते हैं और अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं। सोफी तुरंत महारानी को उनका वादा याद दिलाती है। तब महारानी सैनिकों को हथियार नीचे करने का आदेश देती है। सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। इसके बाद BFG महारानी के पास आता है और बहुत सम्मान के साथ उनसे मिलता है। फिर महारानी तैयार होकर नीचे आती है जहां BFG के लिए खास इंतजाम किया जाता है। उसे एक बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है और तरह तरह का खाना परोसा जाता है। BFG पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाता है। इसी दौरान महारानी अपने जनरलों और अधिकारियों को भी बुला लेती है। वह उन्हें बताती है कि उन्होंने BFG और सोफी से वादा किया है कि वे उन आदमखोर दैत्यों को रोकेगी। अब सेना को BFG के पीछे पीछे दैत्य देश जाना होगा ताकि उन दैत्यों को हमेशा के लिए पकड़ा जा सके। इसके बाद महारानी की पूरी आर्मी BFG के पीछे पीछे दैत्य देश की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वे दैत्य देश की सीमा में पहुंचते हैं उनके सारे कंपास और मशीनें काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन BFG रास्ता अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह सभी को सही सलामत वहां तक ले आता है। दैत्य देश पहुंचकर BFG सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद सोफी को लेकर अपने घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक और बेहद डरावना सपना तैयार करने लगता है। BFG सोफी से कहता है कि वह यह सपना उन आदमखोर दैत्यों को देगा। अगर इस सपने ने अपना असर दिखा दिया तो उठने के बाद वे दैत्य इतने डर और घबराहट में होंगे कि सैनिक उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। फिर BFG और सोफी उस डरावने सपने को लेकर दैत्यों के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी BFG को याद आता है कि वह अपना ट्रम्पेट तो महारानी के महल में ही छोड़ आया है। अब वह काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बिना ट्रम्पेट के सपना दैत्यों तक पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन सोफी हिम्मत नहीं हारती। वह उस सपने का जार लेकर खुद ही धीरे धीरे सोए हुए दैत्यों के पास जाने लगती है। BFG उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दैत्य की आंख खुलने लगती है। हालात बिगड़ते देख सोफी तुरंत जार तोड़ देती है। जार टूटते ही वह डरावना सपना आजाद हो जाता है।
और एक एक करके सभी दैत्यों के अंदर जाने लगता है। सपना अपना असर दिखाने लगता है। बाकी दैत्य नींद में ही डरने, घबराने और अजीब हरकतें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उनके अपने किए हुए पाप अब उनके सामने आ गए हों। लेकिन उनका सरदार फ्लैश लम्पीटर सबसे ताकतवर था। वह उस सपने को अपने अंदर घुसने से रोक देता है और उसे खत्म कर देता है, इसलिए उस पर सपने का कोई असर नहीं होता। जैसे ही उसे सोफी दिखाई देती है, वह गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बीएफजी बीच में आकर सोफी को बचा लेता है। फ्लैश लम्पीटर अब बीएफजी पर भी हमला करने लगता है, लेकिन इसी समय महारानी की सेना अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। सैनिक दैत्यों पर जाल और हथियारों की मदद से हमला करते हैं और एक एक करके सभी आदमखोर दैत्यों को पकड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी सेना मिलकर उन सभी खतरनाक दैत्यों को काबू में कर लेती है। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें दैत्य देश से बहुत दूर ले जाया जाता है और समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे कभी वापस आकर इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए महारानी वहां उसी बदबूदार कड़वी सब्जी के ढेर सारे बीज गिरवा देती है, जिसे बीएफजी मजबूरी में खाया करता था। अब उन आदमखोर दैत्यों के पास जिंदगी भर वही खराब सब्जी खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर वे सभी रोने और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सोफी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। महारानी की नौकरानी मेरी सोफी को गोद ले लेती है। अब सोफी को एक नया घर, नया परिवार और एक सुरक्षित जिंदगी मिल जाती है। वही बीएफजी वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन सोफी और बीएफजी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। जब भी सोफी को बीएफजी की याद आती, वह अपने दिल से उससे बातें करती, क्योंकि बीएफजी दुनिया की हर फुसफुसाहट सुन सकता था। और इसी तरह एक अकेली अनाथ लड़की और एक अकेले दैत्य की दोस्ती ने इंसानों की दुनिया को उन आदमखोर दैत्यों से हमेशा के लिए बचा लिया।